नमस्कार। अच्छा, जब भी हम भारत की आज़ादी की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? चरखा, सत्याग्रह, है ना? लेकिन पता है, इतिहास का एक और भी पन्ना है। एक ऐसा पन्ना जो स्याही से नहीं बल्कि खून और बारूद से लिखा गया था। ये कहानी है उन क्रांतिकारियों की जिनका मानना था कि आज़ादी मांगी नहीं जाती, छीनी जाती है। तो चलिए, आज हम उसी कहानी की पढ़ते खोलते हैं जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। तो सवाल एकदम सीधा आया ना। आखिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ पढ़े लिखे जोशीले नौजवानों ने शांति का रास्ता छोड़ दिया और बम और पिस्तौल उठा लिए? वो कौन सी एक चिंगारी थी जिसने उन्हें ये यकीन दिला दिया कि आजादी की कीमत सिर्फ जान देकर ही चुकाई जा सकती है? चलिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। देखिए, उस वक्त ना आज़ादी पाने के दो बिल्कुल अलग रास्ते थे। एक तरफ थे नरमपंथी। उनका तरीका था अर्जियां देना, प्रार्थना करना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स अपनाना। और फिर दूसरी तरफ थे वो नौजवान जिनका खून खौलता था। उनका मानना था कि बहरी हुकूमत को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत पड़ती है। उनका एक फलसफा था प्रोपेगेंडा बाय डीड, मतलब कुछ ऐसा करो, एक ऐसा धमाका करो जो पूरे देश की सोई हुई आत्मा को झकझोर कर रख दे। तो फिर इस बारूद में पहली चिंगारी किसने लगाई? वो कौन सी एक घटना थी जिसने हजारों युवाओं के दिलों में बगावत की आग भड़का दी? जवाब है बंगाल का बंटवारा। बात है साल 1905 की। वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने सिर्फ एक कलम चलाकर बंगाल के दिल के दो टुकड़े कर दिए। कहने को तो कागज पर इसे एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस यानी प्रशासनिक सुविधा बताया गया, लेकिन हर हिंदुस्तानी जानता था कि यह असल में जहर था। मकसद बिल्कुल साफ था, हिंदू मुसलमान को बांटो, बंगाल की बढ़ती राष्ट्रवादी ताकत को तोड़ो और आराम से राज करो। अंग्रेजों की ये डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी ना, ये उसकी सबसे घिनौनी मिसालों में से एक थी। इस बंटवारे के खिलाफ समझ लीजिए पूरा बंगाल उठ खड़ा हुआ। सड़कों पर वंदे मातरम गूंज रहा था। विदेशी कपड़ों की होलियां जलाई जा रही थीं। ये था स्वदेशी आंदोलन। लेकिन जब अंग्रेजों ने इन शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर लाठियां बरसानी शुरू की तो कुछ युवाओं का सब्र टूट गया। उनका खून खौल उठा। उन्होंने तय कर लिया कि अब जवाब लाठी से नहीं, बम से दिया जाएगा। और बस यहीं से 1908 के मुजफ्फरपुर धमाके की नींव रखी गई। आप देखिए, जब सड़कों पर आवाज को दबाया जाने लगा तो क्रांति ने अंधेरी गलियों और तहखानों में जन्म लिया। बंगाल में एक के बाद एक सीक्रेट सोसाइटीज यानी गुप्त समितियां बनने लगीं। ये वो जगहें थीं जहां देश की आज़ादी के लिए कस्में खाई जाती थीं और अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने की साजिशें रची जाती थीं। और इन सभी गुप्त संगठनों में सबसे बड़ा और मशहूर नाम था अनुशीलन समिति। वैसे तो इसके नाम का मतलब था सेल्फ कल्चर एसोसिएशन या आत्म सुधार, लेकिन यहां सिर्फ कसरत नहीं होती थी। नहीं, यहां तो युवाओं के मन में क्रांति की आग जलाई जाती थी और उनके हाथों को हथियार चलाना सिखाया जाता था। ये कोई आम क्लब नहीं था, ये बगावत की एक भट्टी थी जहां आजादी के दीवाने तैयार किए जाते थे। इनके इरादे ना बिल्कुल शीशे की तरह साफ थे। अर्जिया नहीं, सिर्फ एक्शन। उनका मकसद कोई छोटे मोटे सुधार करवाना नहीं था, बल्कि अंग्रेजी राज को जड़ से उखाड़ फेंकना था। वो चाहते थे कि उनके साहसी कारनामे, उनके एक्शन सोई हुई जनता के लिए एक मिसाल बने और उन्हें ये यकीन दिलाएं कि आज़ादी लड़कर ही हासिल की जा सकती है। तो अब अनुशीलन समिति ने अपने पहले बड़े एक्शन के लिए एक टारगेट चुना। और ये टारगेट कोई आम अंग्रेज नहीं था, बल्कि एक ऐसा शख्स था जो नफरत का दूसरा नाम बन चुका था। मुजफ्फरपुर का मैजिस्ट्रेट डगलस किंग्सफोर्ड। ये आदमी स्वदेशी आंदोलन के कार्यकर्ताओं को कोड़े मारने और छोटी छोटी बातों पर बहुत कड़ी सजा देने के लिए बदनाम था। क्रांतिकारियों की नजर में वो सिर्फ एक अफसर नहीं, बल्कि ब्रिटिश जुल्म का एक चलता फिरता चेहरा था। इस मुश्किल काम को अंजाम देने के लिए दो किशोरों ने जिम्मा उठाया, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। उन्होंने किंग्सफोर्ड की बग्गी समझकर एक गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उस गाड़ी में किंग्सफोर्ड नहीं, बल्कि दो ब्रिटिश महिलाएं थीं जिनकी मौत हो गई। इसके बाद जो हुआ वो और भी दुखद था। गिरफ्तारी से बचने के लिए प्रफुल्ल चाकी ने आखिरी गोली खुद को मार ली। और खुदीराम बोस, जरा सोचिए, महज 18 साल का वो लड़का हाथ में गीता लेकर फांसी के फंदे पर झूल गया। उस दिन भारत ने अपना एक सबसे युवा शहीद देखा, जिसका नाम और बलिदान इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। लेकिन ये जो बगावत की आग थी ना, ये सिर्फ हिंदुस्तान की जमीन तक ही सीमित नहीं थी। ये आग उन हजारों भारतीयों के दिलों में भी सुलग रही थी जो 7 समंदर पार गए थे रोटी रोजी कमाने। लेकिन उन्हें वहां मिला क्या? सिर्फ भेदभाव और जिल्लत।
और बस इसी जिल्लत के जवाब में साल 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में एक संगठन ने जन्म लिया और उसका नाम ही अपने आप में एक ऐलान था, गदर। गदर मतलब बगावत, विद्रोह। उन्होंने इसी नाम से एक अखबार भी निकाला जिसकी सुर्खियां सचमुच आग उगलती थीं और इसका मकसद सिर्फ एक था, दुनिया भर में फैले भारतीयों को अंग्रेजी राज के खिलाफ एक बहुत बड़े विद्रोह के लिए तैयार करना। इस गदर पार्टी की रीढ़ की हड्डी कौन थे पता है? वो थे पंजाबी सिख किसान। ये लोग अपनी जमीनें छोड़कर अमेरिका और कनाडा में मेहनत मजदूरी करने गए थे, लेकिन वहां गोरी चमड़ी वालों ने उन्हें कदम कदम पर अपमानित किया। तब जाकर उन्हें एक बात समझ आई कि दुनिया में इज्जत उसी की होती है जिसका अपना देश आजाद हो, और बस इसी एक एहसास ने उन्हें किसान से क्रांतिकारी बना दिया। और फिर साल 1914 में एक ऐसी घटना हुई जिसने इस आग में घी डालने का काम किया। ये घटना थी कामागाटा मारू। ये एक जापानी जहाज का नाम था जिस पर 376 हिंदुस्तानी सवार थे। इन सब की आंखों में एक बेहतर भविष्य के सपने थे और इनकी मंजिल थी कनाडा। लेकिन कनाडा की जमीन पर उन्हें उतरने ही नहीं दिया गया। रंगभेद की दीवारों ने उनके सपनों के जहाज को वहीं रोक दिया। सोचकर देखिए, 2 महीने तक वो 376 लोग समुद्र में भूख और प्यास से तड़पते रहे, और जब जहाज को जबरदस्ती कलकत्ता वापस भेजा गया तो यहां उनका स्वागत फूलों से नहीं, गोलियों से हुआ। कलकत्ता के पास बजबज घाट पर ब्रिटिश पुलिस ने उन निहत्थे यात्रियों पर गोलियां बरसा दी, जिसमें कई लोग मारे गए। इस एक घटना ने अंग्रेजों का दोगलापन सबके सामने ला दिया और ये साबित कर दिया कि उनकी हुकूमत में एक हिंदुस्तानी की जान की कोई कीमत नहीं है, और इसने गदर आंदोलन को एक बहुत बड़ा मकसद दे दिया। अब कहानी आगे बढ़ती है 1920 के दशक में। भारत में अब क्रांतिकारियों की एक नई पीढ़ी, एक नई फसल तैयार हो चुकी थी। ये लोग सिर्फ अंग्रेजों को भगाना नहीं चाहते थे, नहीं, इनका सपना एक ऐसा भारत बनाने का था जहां किसानों और मजदूरों का राज हो। इन पर रूस की क्रांति और सोशलिस्ट विचारों का बहुत गहरा असर था। और इसी सोच के साथ बना हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसे हम एचआरए के नाम से जानते हैं। अब देखिए, लॉजिक सिंपल था। क्रांति के लिए चाहिए हथियार और हथियारों के लिए चाहिए पैसा, और पैसा किसके पास था? सरकार के पास। तो 9 अगस्त 1925 को राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान जैसे जांबाजों ने काकोरी के पास सरकारी खजाना ले जा रही एक ट्रेन को ही रोक लिया। यह सिर्फ एक लूट नहीं थी, ये एक खुला ऐलान था कि हम तुम्हारा ही पैसा छीनकर तुम्हारी ही हुकूमत को खत्म करेंगे। काकोरी की इस गूंज ने ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया। चप्पा चप्पा छान मारा गया और लगभग सभी क्रांतिकारियों को पकड़ लिया गया। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी, इन सबको फांसी पर चढ़ा दिया गया। हाँ, एचआरए की कमर जरूर टूट गई थी, लेकिन इन शहीदों की कुर्बानियों ने भगत सिंह जैसे हजारों नौजवानों के दिलों में क्रांति की वो आग जला दी जिसे बुझाना किसी के लिए भी नामुमकिन था। तो अब सवाल ये उठता है कि इन तमाम कुर्बानियों, इन धमाकों और इन साजिशों का आखिर नतीजा क्या निकला? क्या ये क्रांतिकारी अपने मकसद में कामयाब हो पाए? चलिए एक बार इतिहास के तराजू पर इनकी विरासत को तौल कर देखते हैं। देखिए, सच तो ये है कि क्रांतिकारी शायद अंग्रेजों को तुरंत उखाड़ फेंकने में कामयाब नहीं हो पाए। उनके संगठन अक्सर बिखरे हुए रहते थे और उन्हें गांधी जी की तरह जनता का वैसा भारी समर्थन भी नहीं मिला। लेकिन उनकी असली जीत कहीं और थी। उन्होंने देश के नौजवानों के खून में उबाल ला दिया। उन्होंने आज़ादी के जज्बे को गली गली तक पहुंचाया, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अंग्रेजों के दिल में यह खौफ पैदा कर दिया कि हिंदुस्तानी अब चुपचाप जुल्म सहने वाला नहीं है। भले ये इतिहास की किताबों में गांधी और नेहरू का जिक्र ज्यादा होता हो, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि आज़ादी की जो इमारत खड़ी है उसकी नींव में इन क्रांतिकारियों का खून और बलिदान भी शामिल है। उन्होंने उस नींव के पत्थर का काम किया जिस पर बाद में स्वतंत्रता की एक शानदार इमारत खड़ी हो सकी। तो आखिर में हम उन्हें क्या कहें, नायक, या अंग्रेजों की भाषा में कहें तो आतंकवादी? देखिए, इसका कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ है, वे जो भी थे अपने वतन के लिए थे। उन्होंने जो कुछ भी किया अपनी मिट्टी के लिए किया, और उन्होंने अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी जिंदगी, देश के नाम कर दी। अब इतिहास उन्हें किस नजर से देखेगा, ये सवाल सोचने वाला है।